गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सभी को। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस क्लास में। तो बच्चों यहाँ हम देखिए पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी वाले बच्चों की क्लास है और हिंदी में हम पढ़ेंगे, हमारा गद्य भाग पढ़ रहे हैं। गद्य भाग में अभी हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट हुआ है। कुछ बच्चों की बुक में ये 2nd चैप्टर है, क्योंकि सामान्य हिंदी वाले बच्चों का ये 2nd चैप्टर है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया था, और जो साहित्यिक हिंदी पढ़ रहे हैं यानी कि जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए 3rd चैप्टर है। तो 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहला था वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा था हमारा भाग्य और पुरुषा जो है जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया। और आज हम यहाँ पर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, उसको पढ़ने वाले हैं। कल हमने लेक्चर 1 के रूप में प्रभाकर जी का जीवन परिचय पढ़ा था या साहित्यिक परिचय पढ़ा था और देखा था कैसे साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय लिखा जाता है। आज पूरी जो स्टोरी है उनके द्वारा लिखी गई रॉबर्ट नर्सिंग होम में वो पढ़ने वाले हैं। पाठ परिचय में हमने देख लिया था कि रॉबर्ट नर्सिंग होम क्या है। इंदौर का एक फेमस और प्रसिद्ध बहुत बड़ा रॉबर्ट नर्सिंग होम था। उसमें जब लेखक अपने किसी जान पहचान वाले को लेकर जाते हैं और वहाँ पर 3 सेविकाओं को देखते हैं, जिनमें पहला नाम था मदर टेरेसा, दूसरा था मदर मार्गरेट, ठीक है, और तीसरे थे क्रिस्ट हेल, ठीक है। तो इन तीनों को देखते हैं और क्रिस्ट हेल और मदर मार्गरेट दोनों के बीच में क्या संबंध था कि दोनों ही अलग अलग देश से थी, एक जर्मनी की थी एक फ्रांस की थी, और दोनों उस समय जर्मनी और फ्रांस में विश्व युद्ध चल रहा था। और लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं भी ये ऐसी सनक नहीं थी, ऐसी जो संकीर्ण मानसिकता है वो नहीं थी कि हमारे देश के जो लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, हमारे देश में राजनीतिक युद्ध चल रहा है। लेकिन वे जब सेवा भाव में आ गई थी तो उनके बीच में किसी तरह की कोई सीमा रेखा नहीं थी, कोई देश हितार्थ नहीं था, यहाँ पर तो केवल और केवल मानव सेवा थी। तो देखिए बच्चों, हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है ये पाठ। एक कहानी जैसा है, संस्मरण जैसा आप देख सकते हो, जिसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। एक रॉबर्ट नर्सिंग होम है, रॉबर्ट नाम का एक नर्सिंग होम है, उस नर्सिंग होम की कहानी है, उसके अंदर की कहानी है क्या है। तो आज हम यहाँ पर भाग 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। फर्स्ट में हमने जीवन परिचय यानी कि साहित्य परिचय पढ़ा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास आ जाता है कोई गद्यांश तो हमें उसकी जो व्याख्या है वो कैसे करनी है। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ, और अगर आप संदर्भ नहीं लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, प्रसंग के साथ भी आप संदर्भ लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है कि जो भी गद्यांश दिया हुआ है ना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के पाठ रॉबर्ट नर्सिंग होम में, इसको कॉमा में रख दीजिए, ठीक है, से उद्धृत की गई है पंक्तियां, प्रस्तुत गद्यांश प्रस्तुत पंक्तियां, ठीक है, गई है। इसके लेखक या फिर इसके रचनाकार, ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी है। अब बच्चों ये जो एड्रेस है ना पूरे चैप्टर में आएगा, पूरे चैप्टर की जो भी आपको व्याख्या बोलते हैं, चाहे वो किसी भी जगह से ले लिया गया हो इस पाठ में से, चाहे एंड में से लिया हो, चाहे शुरुआत से लिया हो, चाहे बीच में से लिया हो, ये जो संदर्भ है हमारा वो सेम आएगा। इस संदर्भ की जगह प्रसंग भी आ सकता है, तो प्रसंग में भी आपको यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब चलते हम हमारे पाठ की तरफ। रॉबर्ट नर्सिंग होम में देखिए एक नर्सिंग होम की पिक्चर भी दे दी है यहाँ पर कि कल तक जिनका अतिथि था, अतिथि का मतलब क्या होता है, मेहमान, ठीक है, कि लेखक बोल रहे हैं, स्वयं लेखक खुद बता रहे हैं कि कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो। परिचारक का मतलब कौन होता है, सेवा करने वाला, सेवा करने वाला, परिचारक करने वाला।
अब क्योंकि हो सकता है कि जो मेज़बान थे, जो आतिथ्य थे, वो बीमार हो गए हो और उनकी जो अतिथि मेहमान बनकर आए थे वो सेवा करने लग गए, तो परिचारक हो गया। क्योंकि मेरी अतिथेया, अतिथेया कौन होती है? मेज़बान को बोलते हैं मेज़बान, अचानक रोग की लपेट में आ गई और इन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। यह है सितंबर 1951 की घटना, 1951 का समय है। रोग का आघात पूरे वेग में, वेग का मतलब होता है पूरे जोश में था, जोश में आघात, रोग का जो आघात था वो पूरे वेग में, परिणाम कप कपाता और वातावरण चिंता से घिरा घिरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश, धवल का मतलब क्या होता है? सफेद, और वेश का मतलब होता है पहनावा, अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित, आच्छादित का मतलब होता है ढकी हुई, ढकी हुई एक नारी कमरे में आ गई। अब देखिए यहाँ पर लेखक जो है उन्होंने क्या देखा है कि मतलब कल रात, वो बता रहे हैं कि कल रात में अतिथि जिनका था, आज मैं उनका अतिथि, यानी कि मैं परिचारक हो गया हूँ, सेवा करने वाला हो गया हूँ, और मेरी जो अतिथेया है वो अचानक से बीमार हो गई और बीमार होने के कारण उनको रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाया गया। और ये जो समय था वो सितंबर 1951 की घटना है। उन्होंने देखा कि रोग का जो आघात है, रोग जो है वो पूरे वेग से पूरे शरीर में फैल गया था और शरीर कपकपा रहा था एकदम, उनका वातावरण चिंता से घिरा घिरा था। यानी कि पूरा, जब आपको पता है कि आपके कोई मिलने वाले हैं या आपके कोई रिश्तेदार है या आपके कोई अपने हैं, जब बीमार हो जाते हैं तो अगर हम उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं तो हम भी थोड़े से टेंशन में रहते हैं। ऐसी ही चिंता यहाँ पर लेखक ने व्यक्त की है। तभी मैंने चौंक कर देखा, वो नर्सिंग होम में लेकर चले गए और वहाँ उन्होंने देखा कि एक कमरे में सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सफ़ेद कपड़ों से ढकी हुई एक महिला कमरे में आ गई है, ऐसा लेखक ने देखा। आगे देखिए, देह उनकी कोई 45, देह का मतलब क्या होता है? शरीर, 45 वसंत देखी थी। इसका मतलब है कि वो जो महिला है वो कितने वर्ष की थी? 45 वर्ष की आयु की महिला थी। वर्ण हिम श्वेत, हिम श्वेत किसे बोलते हैं? बर्फ के जैसा श्वेत, बर्फ कैसा सफेद होता है, ऐसे सफेद रंग की वो महिला थी। हिम श्वेत पर अरुणोदय की रेखा से रंजित, अरुणोदय की रेखा से रंजित का मतलब होता है लालिमा युक्त, लालिमा युक्त। उनका चेहरा जो था वो कैसा था? लालिमा से युक्त था। अरुणोदय की रेखा से अनुरंजित, अनुरंजित यानी कि भीगा हुआ, कि अरुणोदय यानी कि सूर्य जब उगता है, उगते हुए सूर्य में कैसी लालिमा होती है, उस लालिमा से युक्त उनका चेहरा था। कद लंबा और सुता सदा, लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता। बीमार के पास लंबा मुंह नहीं आते ही उन्होंने कहा कि लंबा मुंह मतलब इस तरह का तुम ये जो मनोभाव मन में लाकर, चिंता वाली जो रेखा है वो चेहरे पर लाकर और फिर किसी पेशेंट के पास यानी कि किसी बीमार व्यक्ति के पास बैठे हो तो वो अच्छा नहीं लगता, वो कहने लगी। भाषा सुधरी सी थी, अच्छी थी, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का था। आदेश यानी कि वो ऐसे बोल रही थी जैसे हमें ऑर्डर दे रही है, भाई हटो यहाँ से, हटो हटो। आपको भी पता है कि आप हॉस्पिटल जाते होंगे, किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में आप जाते होंगे तो वहाँ पर जो नर्सेज होती है वो आकर सबको हटा देती है, भाई भीड़ भाड़ मत करो, फटाफट हटो, ये क्या कर रखा है यहाँ पर, ये क्या कर रखा है, सब ऑर्डर आदेश भाव से वो देती रहती है, ठीक है ना। तो भाषा एकदम सुधरी थी, साफ सुथरी थी, उच्चारण एकदम साफ था और स्वर कैसा था? आदेश का था। पर आदेश ना अधिनायक का ना अधिकारी का, पूर्णतया माँ का। वो जो आदेश लग रहा था, आदेश कौन देते हैं बच्चों? अधिनायक जो या अधिकारी होते हैं हमारे, वो ऑर्डर देते हैं और उनके ऑर्डर देने का जो लहका होता है बोलने का, वो कैसा होता है? थोड़ा सा अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखकर और गुरूर के साथ वो हमें ऑर्डर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो महिला आई थी और वो जो आदेश दे रही थी, वो आदेश कैसा लग रहा था? जैसे एक माँ कैसे आदेश देती है, माँ कैसे कहती है कि ये करो वो करो, है ना। तो लेखक को माँ के जैसा आदेश प्रतीत हुआ जब वो महिला ने वहाँ से हटने के लिए, वहाँ से लंबा मुँह करने के लिए मना कर दिया। जिसका आरंभ होता है शिकंजे से, शिकंजे का मतलब होता है जकड़ना, और अंत गोद में, मतलब सबसे पहले तो जकड़ना और अंत गोद में, और फिर गोद में लेकर वो उनके चेहरे को सहलाती रहती है, जो बीमार होते हैं उनकी देखभाल करती है। वही देखभाल, वही सेवा भावना यहाँ पर बताई गई है। वह माँ ही थी। होम की अध्यक्षता मदर टेरेसा, ये जो नर्सिंग होम था उसकी अध्यक्षता थी कौन थी? मदर टेरेसा। मातृभूमि जिसकी फ्रांस, कर्मभूमि भारत।
मातृभूमि यानी कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो था कर्तव्य परायण होकर सेवा भावना के साथ में कहाँ व्यतीत किया था? भारत में व्यतीत किया था। तो याद हो गया आप सबको, जो मदर टेरेसा थी, हम मदर टेरेसा बोलते हैं, उनका नाम है मदर टेरेसा। तो जो मदर टेरेसा थी वो कहाँ की थी? फ्रांस की थी, लेकिन उनका जो संपूर्ण जीवन है, कर्मभूमि कहेंगे, सेवा भावना जिन्होंने जहाँ पर दी थी वो कौन सी भूमि थी? भारत भूमि थी। आगे देखिए, उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव एक रोगियों की सेवा में लवलीन का मतलब होता है मस्त, एकदम लीन हो गई थी। यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव और बस यही कि यहीं पर उनका काम है, यही उनका धाम यानी कि यही उनका घर है, मंदिर है, यही उनका राग है। क्या राग है? सेवा भावना करना, लोगों की सेवा करना, ठीक है। यही चाव है यानी कि यही उनकी इच्छा थी, मन के अंदर जो जोश था वो यही था कि वो लोगों की सेवा करना चाहती है, और बस यही और यही सब उनका जीवन यही समाप्त हो गया था। तो समझ में आया आप सभी को? इतनी स्टोरी समझ में आई कि लेखक जिनके अतिथि बने थे वो अचानक से बीमार हो गए, उनको अस्पताल ले जाना पड़ा, और अस्पताल ले जाने के बाद में वो देखते हैं कि एक महिला सफ़ेद वर्ण में सफ़ेद कपड़ों के से ढकी हुई आती है और ऑर्डर देती है कि भाई ये क्या लंबा समूह बना रखा है, भाई हटो यहाँ से, सब ऑर्डर देती है। वो ऑर्डर कैसा लगता है? माँ के जैसा लगता है। और ये जो माँ थी वो कौन थी? मदर टेरेसा थी, जिनकी मातृभूमि कहाँ है? फ्रांस में, और जिनकी कर्मभूमि कहाँ है? भारत में। और उनका जो जीवन है, संपूर्ण जीवन, जो उनकी उभरती तरुणाई है, उनका जो यौवन है, वो यौवन से लेके वृद्धावस्था तक का जो समय है वो संपूर्ण भारत के लोगों की सेवा करने में, भारत के दीन दुखियों की सेवा करने में लग गया था। आगे चलते हैं। उन्होंने रोगी के दोनों म्लान कपोल यानी कि मलिन कपोल अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाते, ऐसे थपथपाए। देखिए ऐसे, कपोल क्या होता है? ये गाल होते हैं, उनको कपोल बोलते हैं। तो ऐसे मलिन जो कपोल थे, क्यों? क्योंकि रोगी क्या हो गया था भाई? बीमार हो गई थी, और बीमारी के कारण उनके जो गाल थे वो थोड़े से कैसे लग रहे थे? मायूस से लग रहे थे। उनको इस तरह से अपने चांदनी चर्चित, अपने सफ़ेद चांदनी जैसे हाथों से उन्होंने थपथपाए। तो उसके सूखे अधरों का मतलब क्या होता है? होंठ पर चांदी की एक रेखा खींच आई, और मुझे लगा कि वातावरण का तनाव कुछ कम हो गया है। अब जो महिला थी जिनको लेखक लेकर आए थे रॉबर्ट नर्सिंग होम में, वो महिला क्योंकि बीमार थी, बीमारी के कारण उनका जो भाव था, उनके जो सोचने की क्षमता थी, या उनका जो चेहरा था वो थोड़ा सा मलिन हो गया था। मलिन का मतलब थोड़ा सा निढाल हो गया था। क्यों? क्योंकि वे बीमार हो गई थी। लेकिन जैसे ही मदर टेरेसा ने अपनी चांदी जैसे चर्चित हाथों से यूँ थपथपाया, उनके अंदर एक अच्छा सा जोश आ गया। जोश के कारण उनकी जो हंसी थी वो चांदी की किरणों की भांति खिल गई, और उनको देखकर जो लेखक है उनके मन में भी थोड़ा सा ढांढस बंधा, थोड़ी सी उम्मीद जगी कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। तभी एक खटाक, और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर मदर ने उसे देखते ही कहा। एक डॉक्टर अचानक से कमरे के अंदर आ गया। डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। कि डॉक्टर, ये कौन थी भाई? ये तो सेविका थी। मदर टेरेसा जो थी वो कौन थी? सेविका थी। ये इलाज नहीं करती थी, सेवा करती थी। लेकिन डॉक्टर इलाज करते थे, तो वो कह रही है भाई डॉक्टर तुम्हारा जो बीमार है वो क्या है? हंस रहा है भाई, हंसने लग गया है। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती हो जो हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यूं एक ही वाक्य में गूंथ दिए। एक वाक्य से, तुम हंसी बिखेरती जो हो, कि तुम हमेशा हंसी बिखेरती हो, इसलिए ये जो मेरा पेशेंट है, ये जो मेरा जो मरीज़ है, मेरा जो बीमार है, वो भी हंस पड़ा है। जैसे हजारों मरीज़ तुम्हारे छूने मात्र से, तुम्हारे कुछ शब्दों के कहने मात्र से हंस पड़ते हैं, और तुम्हारी हंसी के कारण मेरे जो मरीज़ है वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इसलिए आज भी ये जो मेरा मरीज़ है, उन्होंने एक अनुभव था वर्षों पुराना, मतलब जब से मदर टेरेसा नर्सिंग होम में काम कर रही थी, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, तब से डॉक्टर का जो अनुभव था वो यही था कि वो एक सेवा भाव दे रही थी। उस सेवा भावना से मरीजों की जो सेवा करती थी, उस सेवा से ही मरीज ज्यादा ठीक हो जाते थे, उनको इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि तुम हंसी बिखेरती जो हो, कि तुम हमेशा हंसी बिखेरती हो, इसलिए मेरे जो मरीज है वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। आगे देखिए, मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा। अभिभूत यानी कि भीग कर, मैंने भावनाओं में रहकर, आप रहकर भी लिख सकते हो या भीग कर
जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है। प्रसव का मतलब होता है, क्या होता है, बिना बच्चे को जन्म दिए, कि बिना बच्चे को जन्म दिए ही जो माँ बन सकती है। माँ कब बनती है भाई, जो पीड़ा सहन करती है और पीड़ा सहन करके वो माँ बनती है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है, वही 30 रुपये मासिक के योगक्षेम पर 20 रुपये के दिन और रात सेवा में लगा सकती है, और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। अब लेखक यहाँ पर किनकी विशेषता, किनका वर्णन कर रहे हैं, किनकी खूबियों का वर्णन कर रहे हैं, मदर टेरेसा की खूबियों का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो बिना प्रसव किए माँ बन सकती है, कि मदर टेरेसा क्या बन गई थी भाई, सबके लिए माँ थी, वो माँ समान सबकी सेवा करती थी। वही 30 रुपये मासिक के योगक्षेम पर, 30 रुपये महीने के योगक्षेम पर 20 वर्ष के दिन, 20 साल उन्होंने निकाल दिए थे 30 रुपये महीना तनख्वाह में, देख लीजिए। और रात सेवा में, और दिन और रात सेवा में लगा सकती है। 30 रुपये महीने में 20 वर्षों से वो दिन रात सेवा में अपने जीवन को लगा सकती है, और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है, जो माँ बन सकती है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। तीसरे प्रहर का समय हो गया। अब पहले प्रहर होते थे, आपको पता है कि 6:30 बजे से लेकर आप 6 बजे से, मान लीजिए जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय के समय से प्रहर स्टार्ट हो जाता है और 1.5 घंटे में प्रहर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे तीसरे प्रहर, तो 1.5 घंटे, 3 घंटे हो गए, दिन निकले हुए। उसके बाद में मान लीजिए आप 11-12 बजे का समय ये होगा। तो तीसरे प्रहर का समय थर्मामीटर हाथ में लिए, थर्मामीटर क्यों होता है, बुखार नापने का होता है। थर्मामीटर हाथ में लिए मदर टेरेसा और उनके साथ एक नव युवती उसी विशिष्ट धवल वेश में, गौर और आकर्षक, हाँ गौर और आकर्षक, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने ये दोनों ही शब्द असफल। यूं कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। रूप और स्वरूप का एक देवी सांचा सी लड़की, उसका नाम क्रिस्ट हेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी। अब देखिए बच्चों, मदर टेरेसा थी, वो कहाँ की थी बच्चों, फ्रांस की थी। अब ये जो सिस्टर क्रिस हेल्ड है, ये कहाँ की है, जर्मनी की है। अब क्या बताया जा रहा है कि मदर टेरेसा तो आ गई थी, उन्होंने हंसी बिखेर दी, मरीज उनका ठीक हो गया, हंसने लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरे प्रहर में क्या हुआ कि थर्मामीटर हाथ में लिए मदर टेरेसा एक कमरे में आती है, और उनके साथ में एक नव युवती है जो विशिष्ट धवल वेश और भी अलग तरीके के कपड़े पहनकर, सफेद कपड़े पहनकर, और गौर और आकर्षक, गोरे रंग की, और बिल्कुल आकर्षित, के हर किसी का मन आकर्षित हो जाए ऐसा, हाँ गौर और आकर्षक, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल है। गोरी और आकर्षित, ये दोनों ही शब्द असफल होते हैं उनके स्वरूप का, उनका जो रूप था, उस रूप सौंदर्य का वर्णन करने में ये दोनों ही जो शब्द है वो बहुत छोटे से लग रहे हैं लेखक को। यूँ कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि केवल मैं उनको उनके चेहरे की या उनके रूप रंग की जो विशेषता है, वर्णन है, उसको कहने के लिए मैं कुछ शब्दों के माध्यम से उस सुंदरता के पास भी रह सकूंगा या नहीं रह सकूंगा। लेखक यहाँ बोल रहे हैं कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर, ऐसा लग रहा है कि जैसे चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। इतनी सफेद काया वाली वो महिला थी जो मदर टेरेसा के साथ में कक्ष में प्रवेश करती है। रूप और स्वरूप का एक देवी सांचा सी वह लड़की, एक देवी के समान लग रही थी। उसका नाम क्रिस्ट हेल्ड और जन्मभूमि कहाँ थी, जर्मनी में। अब देखिए बच्चों, फ्रांस और जर्मनी में तो वैसे युद्ध चल रहा था, तो दोनों ही अलग अलग देश में, दोनों ही विरोधी देशों की जो महिला थी वो आपस में काम कर रही थी, एक साथ मिलकर काम कर रही थी, सेवा परायणता से काम कर रही थी, कर्म परायणता से काम कर रही थी। देख लीजिए, ये भी एक विशेषता है। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्या होती है, ये भी पुत्री होती है, कि फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्ट हेल्ड एक साथ, एक रूप, एक ध्येय और एक रस, एक साथ थी, एक रूप में थी, यानी कि वही सब सफेद वस्त्र धारण करे हुए थी। एक ध्येय का मतलब क्या होता है, लक्ष्य, एक ही लक्ष्य को लिए हुए, एक ही रस का मतलब एक ही तरह का आनंद प्राप्त करने में लगी हुई थी। कैसे भाई, एक साथ थी और एक रूप में थी, एक ही तरह के वस्त्र धारण किए हुए थे, एक ही तरह की सेवा भावना अपने उनके मन में थी, और एक ही तरह का लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था, दीन दुखियों की सेवा करना, दीन दुखियों की मदद करना, और एक ही तरह रस था, रस यानी कि एक ही तरह का आनंद यानी कि सुख प्राप्त करना चाहती थी, कि दीन दुखियों की सेवा करने के बाद जो सुख प्रदान प्राप्त होता है वही इस सुख दोनों को प्राप्त करने का लक्ष्य था, वही रस आनंद प्राप्त करने का लक्ष्य था। तुम्हारा देश महान है,
जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है, और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। अब यहाँ देखिए जो लेखक है वो बात कर रहे हैं कि तुम्हारा देश महान है, कि तुम्हारे देश में हिटलर ने भी जन्म लिया है जो तानाशाही कर रहे थे, और तुम्हारे जैसी सेवा परायण स्त्री को भी जन्म दिया है। तो देश ने एक तरफ एक तानाशाही को जन्म दिया है तो दूसरी तरफ एक सेवा परायण नारी को भी जन्म दिया है। तो दोनों का यहाँ पर विरोधाभास प्रकट हो रहा है, विरोधाभास को यहाँ लेखक ने बताया है। मैंने उससे कहा तो दर्प दीप्त हो वह स्टेच्यू हो गई। दर्प दीप्त का मतलब होता है बिल्कुल एकदम जैसे ज्योति सी जलती हो और एकदम अटल खड़ी हो गई, दृढ़ खड़ी हो गई। मैंने जब उससे कहा कि तुम्हारा देश महान है, एक तरफ तो हिटलर को जन्म देता है, एक तरफ तुम्हारे जैसी सेवा परायण नारी को जन्म दे रहा है। तो वो जो महिला थी वो सुनकर और एकदम स्टेबल, मतलब क्या हो गया, दृढ़ एकदम अटल हो गई, और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से ठोक कर बोली यस यस, और अपना जो दाहिना पैर था यानी कि उल्टा पैर, लेफ्ट जो लेग था, उसको जोर से पटक कर जमीन पर बोली, बोले हाँ हाँ भाई हाँ ऐसा ही है। क्या करे, लेकिन वो क्या कर सकती है ना, कुछ नहीं कर सकती। वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेसा को टटोला, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती है। ये जो जर्मनी, हिटलर कहाँ का था, जर्मन का, तो वो क्रिस्ट हेल्ड के साथ में बात कर रहे हैं लेखक कि तुम्हारा देश महान है, जहाँ पर एक तरफ तो तानाशाह को जन्म देते हैं जो हिटलर है, और दूसरी तरफ तुम्हारे जैसी नारी को जन्म देते हैं जो सेवा परायण भाव से यहाँ पर कार्य कर रही है। तो जो क्रिस्ट हेल्ड है वो पैर पटक कर और यह से कहकर चली जाती है, और जो लेखक की जो आंखें हैं वो क्या है, मदर टेरेसा को ढूंढती हुई सी चली जाती है। आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से कैसे रहती है, लेखक पूछ रहे हैं कि जर्मन लड़की है, फ्रांस और जर्मनी का युद्ध हो रहा है, और उस युद्ध के बीच में आप आपके दुश्मन देश की जो लड़की है उसके साथ इतने प्यार से कैसे रह सकती है। लेखक के मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे थे इस तरह की सीन देखकर कि दो विरोधी देश जो दोनों कट्टर है और दोनों ही आपस में युद्ध कर रहे हैं, और उनके युद्ध का परिणाम क्या होने वाला वो पता नहीं है, और उन्हीं दोनों देशों की जो महिलाएं हैं यहाँ पर आकर सेवा भाव से जो सेवा दे रही है, जो कर्म कर रही है, और उसके साथ में प्यार से रह रही है। तो ये एक आश्चर्यजनक घटना थी। बोली हाँ वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर प्यार क्यों ना हो। कौन बोली ये, मदर टेरेसा। मैंने नश्तर चुबाया पर फ्रांस को हिटलर ने पद दलित किया था, यह आप कैसे भूल सकती हैं। मैंने एक ना नश्तर का मतलब एक कमेंट किया उनको, और कुछ टीस सी देने के लिए उनको कहा कि फ्रांस को तो हिटलर ने अलग कर दिया, फ्रांस को हिटलर ने अलग कर दिया, यानी कि जर्मन ने फ्रांस को अलग कर दिया है, पद दलित कर दिया है, मतलब अपने पद से हटा दिया है। फिर भी आप कैसे भूल सकती हो कि आपके देश की दुश्मन है ये भाई, है ना। कौन, लेखक यहाँ पर जो मदर टेरेसा है उनको उकसाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, नश्वर तेज था, चुभन गहरी पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। देखिए नश्वर का मतलब क्या है कि उन्होंने जो घात लगाई थी लेखक ने वो एकदम तेज और सही लगाई थी। चुभन गहरी थी, अगर कोई साधारण व्यक्ति होता, साधारण महिला होती तो हो सकता है कि उसके दिल में ठेस पहुंचती, और ठेस पहुंचने के बाद हो सकता है कि वो चाहे ना चाहे मतलब वो जो क्रिस्ट हेल्ड थी उससे प्यार न करे, उसके साथ काम न करती, अगर कोई साधारण महिला होती तो। लेकिन क्या था कि नश्वर तेज था, उसके लेखक के द्वारा जो आघात किया था वह बहुत तेज था। चुभन गहरी थी, अगर चाहती तो चुभन बहुत ज़्यादा गहरी थी, बहुत ज़्यादा अंदर तक ठेस पहुंचा रही थी। मदर का कलेजा उससे अछूता रहा, लेकिन मदर टेरेसा के मन में इस तरह के रंजिश के भाव नहीं थे, बदला लेने के भाव नहीं थे, द्वेष के भाव नहीं थे। उनके मन में तो क्या था, प्रेम था, ईश्वर का प्रेम था। वह ईश्वर से प्रेम करती थी और ईश्वर के प्रेम से ही इस दुनिया की सेवा करती थी। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छिड़ी, पर उससे इस लड़की का क्या, लड़की का भी तो घर ढह गया और मेरा भी, हम दोनों एक है। देखिए कितनी अच्छी बात बोली है। आज के समय में हम यहाँ पर यूक्रेन और रूस के युद्ध को देख रहे हैं, और भी हमास, गाजा और जो भी इजराइल है उनके युद्ध को भी देख रहे हैं। तो एक बात बताइए बच्चों कि राजनीतिक समूहों का, राजनीतिक दलों का जो युद्ध होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो किसका होता है, सामान्य जनता का। क्या सामान्य जनता चाहती है कि युद्ध हो? सामान्य जनता तो चाहे एक देश की हो, दूसरे देश की हो, आपस में मिलकर रहना चाहती है। कई जैसे यूक्रेन और रूस की बात करते हैं तो आज यूक्रेन की हालत आप सभी देख रहे हैं, खंडर बन चुका है पूरा। क्या वहाँ की जनता के लोग
रूस की जनता के लोगों से द्वेष रखते थे क्या? नहीं रखते थे। हो सकता है उनके बीच में आपस में मेलजोल भी बहुत अच्छा हो, है ना। लेकिन क्या हुआ है, राजनीतिक दलों के कुछ अहंकार की वजह से, राजनीतिक दलों के कुछ उद्देश्यों की वजह से आज जो नुकसान हो रहा है वो किसका हो रहा है? एक सामान्य जनता का हो रहा है। तो यहाँ पर जो मदर टेरेसा ने बात बताई है वो बिल्कुल अच्छी बात बताई है, बहुत सही बात बताई है। क्या कहा है कि हिटलर बुरा था, हिटलर बुरा था, उसने जंग छेड़ी थी, उसने लड़ाई छेड़ी थी। हिटलर ने, जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी, यानी कि हिटलर ने फ्रांस के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी। पर उससे इस लड़की का भी तो घर ढहा है, इस लड़की का भी तो घर टूटा है और मेरा भी टूटा है। इसलिए हम दोनों ही एक हैं, क्योंकि युद्ध तो उन दोनों के बीच में हुआ था, जनता के बीच में नहीं हुआ था। हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूब कर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था। अब जैसे लड़की कौन हो गई? क्रिस्ट हेल जो थी, उनकी लड़की की उम्र थी, मतलब बहुत ही छोटी उम्र की महिला थी। और मदर टेरेसा थी जो 45 ईयर्स उन्होंने 45 वर्ष उन्होंने पूरे कर लिए थे, तो 45 साल की अवस्था की वो लग रही थी। और जो क्रिस्ट हेल थी वो बहुत ही युवा महिला थी। तो उन्होंने कहा, मतलब जैसे लेखक ने कहा कि भाई आप तो दुश्मन देश के हो, फिर प्यार कैसे करो, तो मदर टेरेसा ने जो जवाब दिया है लेखक को, वो ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनकी लड़की को छीन रहा हूँ और लड़की को बचाने के लिए जैसे एक माँ कैसे कवर कर देती है बच्चे को, वैसे वो शब्दों का कवर यहां पर कर देती है। और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा और पहले ही दांव में मुझे पूरी तरह से चुप कर डाला। अब मैं बोलने लायक बिल्कुल भी नहीं रहा। आगे देखिए बच्चों, मदर चली गई, मैं सोचता रहा मनुष्य के बीच मनुष्य ने कितनी ही दीवारें खड़ी की है, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी ही मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजय। अजय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, जीता ना जा सके, ठीक है। इतनी दीवारें, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मदर चली गई, मदर टेरेसा थी जो वो क्या क्या चली गई, ये सारी बातें। और जो लेखक है वो सोचते रहे, मनुष्य के बीच में मनुष्य ने कितनी दीवारें खड़ी करी है, ऊंची ऊंची दीवार है, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, यानी कि पहाड़ और हम एक भौगोलिक क्षेत्र, एक सीमा रेखा बना दी कि हमारा बॉर्डर है, वो दीवार हो गई है। जाति वर्ग की दीवारें, जाति वर्ग की वजह से हम एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, वो दीवारें हो गई है। कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, ये जो दीवारें हैं वो कितनी मनहूस है, यानी कि जिनका कोई रोल नहीं है हमारे जीवन में, और कितनी नगण्य, यानी कि जिनकी कोई गिनती नहीं है, ऐसी पर कितनी अजय, और कितनी अजय है जिनको जीता ना जा सके। क्रिस्ट हेल के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल है और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। अब जो क्रिस्ट हेल है वो युवा है और उनके बारे में बता रहे हैं कि जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल है। और क्रिस्ट हेल ने 5 वर्ष के लिए ही ये व्रत लिया है कि मैं इस संसार की दीन दुखियों की सेवा करूंगी। रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के से है। कहा कि वह स्मृतियों में खो सी गई। अब जो क्रिस्ट हेल है वो जो लेखक की जो भी आतिथेया थी, यानी कि लेखक जिनके घर में रह रहे थे, वो जब उनके बाल क्रिस्ट हेल ने देखा कि तुम्हारे बाल इतने काले और इतने लंबे हैं कि मुझे अपने पिता के से बाल, मेरे पिता के जो बाल थे उस तरह से लग रहे हैं, और वो यादों में फिर खो गई। कौन? क्रिस्ट हेल की बात बता रहे हैं। मुझे लगा कि मैं क्रिस्ट हेल हूँ। किसको? लेखक को लगा कि मैं क्रिस्ट हेल हूँ स्वयं, अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में, क्योंकि लेखक भी दूर थे, लेखक भी किसी के सहारे, किसी के पास रह रहे थे। तो लेखक को लगा कि मैं भी क्रिस्ट हेल कैसा जीवन जी रहा हूँ, जैसे क्रिस्ट हेल अपने माता पिता से अलग है वैसे मैं भी अपने माता पिता से अलग हूँ, और वो जैसे अपने माता पिता से मिलने के लिए बेचैन हो रही है, मजबूर है, वैसे मैं भी अपने माता पिता से मिलने के लिए बेचैन हो रहा हूँ और मजबूर हूँ। तो उनको क्रिस्ट हेल के समान ही अपना जीवन यहाँ प्रतीत हुआ। अजनबी देश में अजनबी देश में अकेली, खोई, छली सी और मेरी आंख भर आई। मतलब उन्होंने जो लेखक है उन्होंने क्रिस्ट हेल को अपना सा समझा, और उनका खुद का जो जीवन था एक अलग शहर था, अजनबी शहर था, अजनबी लोग थे, वहाँ पर अकेले थे और अकेले जीवन यापन कर रहे थे। तो उनकी एकदम आंख भर आई कि ये भी कैसे इतनी दूर आई है, दूर देश से आई है और दूर देश से आकर अपने परिवार को छोड़कर आई है, तो किस तरह की उसकी मनोस्थिति हो सकती है। लड़की मेरे आंसुओं में डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछ लिया। अब क्या हुआ कि लड़की के
जो लड़की मेरे आंसुओं में, लेखक कह रहे हैं कि लड़की मेरे आंसुओं में डूब सी गई, किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछ दिया। उसकी सदा हंसती आंखें सम हो नरम हो आई, पर जरा भी गम नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला सा उत्तर था, ना, माँ बहुत रोई थी। अब देखिए कौन कह रही है, लेखक यहाँ क्रिस्ट हेल से बात कर रहे थे कि जब ऐसी भावुकता हो गई तो लड़की की आंखों में भी थोड़े से आंसू आ गए और लेखक की आंखों में भी। लड़की ने फटाफट से उन आंसुओं को पोंछा और जो लेखक है उन्होंने कहा कि जब, मतलब नम आंखों से, नम यानी कि भीगी हुई आंखों से पूछा कि जब तुम घर से निकली थी, घर से आने के लिए यहाँ पर तैयार हुई थी, तो क्या तुम रोई थी? तो लड़की कहती है कि नहीं, मैं नहीं रोई थी, मेरी माँ रोई थी। वो अपनी माँ के ऊपर डोल देती है। फटी आंखों कुछ देर में उसे देखता रहा। फटी आंखों मतलब खुली आंखों से। फटी आंखों का मतलब क्या होता है? खुली आंखों से। खुली आंखों से कुछ देर में उसे देखता रहा। किसे? क्रिस्ट हेल को। जो लेखक है वो क्रिस्ट हेल को देखते रहे। तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए, बिस्किट उसे आग्रह किए। बोली, धन्यवाद, थैंक यू, तांगशु। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती है। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई। क्रिस्ट हेल के बारे में ये बातें। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मदर टेरेसा थी जो वो बातें करना चाहती थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। मतलब लेखक और कवि का जो तात्पर्य होता है, इन लोगों का जो एक मतलब होता है वो क्या होता है कि वो लोगों के मन को छू लेते हैं। और लोगों के मन को छू लेना मतलब लोगों के मन के अंदर की मनोवृत्ति को जान लेना। ऐसे ही लेखक ने क्या किया कि मदर टेरेसा के मन में झांक कर देख लिया कि वो क्या करना चाहती है। वो बाहर से जरूर थोड़ी सी क्रूर और थोड़ी सी अकड़ूसी नजर आती है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ममता है और माँ है, और माँ के समान ही वो बातचीत भी करना चाहती है। तो लेखक ने मानस चोर से, यानी कि मन के चोर से, मन रूपी चोर बनकर उनके हृदय में झांकने का प्रयास करा। मदर घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई? अब वो पूछ रही है, कौन? लेखक पूछ रहे कि मदर, आप जब घर से आई थी उसके बाद क्या कितनी बार आप घर गई? कभी मिलने जुलने भी नहीं? कभी गई नहीं क्या तुम? कभी आप मिलने जुलने गए हो अपने परिवार से? मतलब वार्तालाप सा हो रहा है। कान अपना काम कर चुके थे। कान का मतलब क्या है कि मदर टेरेसा के कानों में लेखक की जो बात है वो जा चुकी थी, यानी कानों ने अपना काम कर दिया था। वाणी को अपना काम करना था। अब मदर टेरेसा क्या जवाब देती है? अब ये काम बाकी था भाई। पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी यह कहानी। लेकिन मदर ने क्या कहा? मदर टेरेसा ने अपना रास्ता बदल दिया। तब मैंने उनकी जो कहानी है वो सुननी शुरू की। कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन हुआ था। कि कई साल पहले, मदर टेरेसा अपने बारे में बता रही है कि बहुत साल पहले फ्रांस में विश्व भर के पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन हुआ था। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गई थी। वे फ्रांस की ही थी। कहाँ की थी? वे फ्रांस की थी, दोनों मदर। उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही है। उनके जो माता पिता थे वो दोनों, जो फ्रांस की थी, वो दोनों के माता पिता फ्रांस में थे। और जब पूजा ग्रहों का सम्मेलन हुआ था तो भारत से भी 2 जो महिलाएं थी जो सेवा परायण भाव से सेवा करती थी, वो भी फ्रांस जाने के लिए तैयार हुई। तो उनके माता पिता को, उनके पेरेंट्स को लगा कि हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो फ्रांस आ रही है। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आई। पर विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाई और आपस में कहती रही कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उनका नाम पूछा, तब वे गले मिली। क्यों आई भाई? देखिए क्यों एक जैसी। अब उनको, जब वे जहाज पर आई तो दोनों की जो माताएं हैं वो कंफ्यूज क्यों हो गई? क्योंकि सबसे पहले तो वो बहुत छोटी उम्र में भारत में गई थी, तो वे अलग, उनका जो हाव भाव था वो अलग था। फिर अब जब भारत से वापस फ्रांस में पूजा ग्रहों के सम्मेलन के बहाने से वो आ रही है, तो उनकी माताओं ने, उनके पेरेंट्स ने सोचा कि चलो मिल लेते हैं हमारी बेटियां जो आ रही है। लेकिन उनके जो पहनावा था ना बच्चों, वो एक जैसा था। वही सफ़ेद रंग की जो साड़ी थी, नीले रंग की जो पट्टी लगती थी, और वही ऐसे ही एक ही स्टाइल से वो पहनी हुई थी। इसलिए उन्होंने अपनी बेटियों को नहीं पहचाना। लेकिन जब उनका नाम पूछा अलग अलग कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तब वे जान गए कि हमारी पुत्री कौन सी है, और दोनों ने अपनी अपनी बेटियों को गले लगा दिया। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उठते न उठते भाग गई। मतलब उनसे उठते नहीं बना, लेकिन वो वहां से चली गई। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं थी। कि 2 लड़कियों की, 2 पुत्रियों की जो बात कर रही थी, उनमें से स्वयं एक मदर टेरेसा भी थी। इसलिए वो यहाँ से भावुक होकर चली गई।
यहाँ तक स्टोरी समझ में आई अच्छे से? अब आगे चलते हैं। बस इतना ही एक दिन में उनसे और कहला सका, मतलब लेखक जो है एक दिन में इतना ही मतलब जान सके थे, इतना ही क्रिस्ट हेल और मदर टेरेसा से वो उगलवा सके थे। घर से बहुत चिट्ठी आती है, तो जब भी मदर टेरेसा को लगता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो मिलने वाले हैं, वो यहाँ की फ़ोटो मांग रहे हैं, मेरे हाल चाल मांग रहे हैं, तो मैं यहाँ से कोई फ़ोटो निकाल कर दे देती हूँ। रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए असह्य। जो रोग उभार पर, यहाँ रोग पूरे उभार पर था और रोगी के लिए असह्य का मतलब ये क्या हुआ है कि उन्हें अब बहुत ज़्यादा याद आ रही थी अपने पेरेंट्स की, अपने परिवार की, अपने माता पिता की, अपने सगे संबंधियों की, लेकिन वो असहनीय था, सहन करने योग्य नहीं था। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूँगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो उठा था। अब देखिए क्या था कि जो बीमार थे, जिनको लेकर लेखक आए थे, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे और अब उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। तो मदर टेरेसा ने कहा कि मैं जब भी पूजा करूंगी, ईश्वर की पूजा करूंगी, तब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। ठीक है, आगे देखिए। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर, कि कल भी करना मेरे लिए ये मदर। मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री पर मिश्री कूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती थी पर घुलती तुरंत नहीं थी। कि मदर जो जवाब देती थी, जो उत्तर देती थी, बहुत ही मीठे स्वरों में देती थी, और मीठे स्वरों में ऐसे देती थी कि जो मिठास तुरंत तो देती थी लेकिन घुलती नहीं थी। बल का प्रयोग हो तो मसूड़े तक को छील देती थी। अब क्या होता है कि मदर टेरेसा जो जवाब देती थी बहुत ही मीठे स्वर में देती थी, लेकिन थोड़ी सी कड़क आवाज में देती थी, जो मिश्री की तरह अंदर जाके घुल नहीं सकती थी। बोली, ना, कल उसके लिए करूंगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा, जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में खींच गया हो। अब यहाँ देखिए मदर टेरेसा ने क्या कहा कि कल नहीं करूंगी, कल उसके लिए कहूंगी। देखिए मदर टेरेसा का कहने का मतलब ये था कि उन्होंने जो कहा कि आज मैं तुम्हारे लिए विनती करूंगी, प्रार्थना करूंगी, क्योंकि आज तुम कष्ट में हो। अब कल मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगी, कल मैं उसके लिए करूंगी जो कल सबसे ज़्यादा तकलीफ में होगा, उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगी। ठीक है, तो समझ में आया सभी को? ये सारी जो बातें सुनकर लेखक के मन में 1000 वाट का जो बल्ब है वो एकदम से खींच गया, एकदम से जल गया कि ये क्या है। मदर टेरेसा एक तरफ तो पूरी ममतामयी हो जाती है, दूसरी तरफ फिर इग्नोर कर देती है। आगे देखिए बच्चों, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था। कि कई लोग होते हैं जो रंग रूप से मिल जाते हैं, कई लोग होते हैं जो धन से मिल जाते हैं, कई लोग होते हैं जो गुणों से भी मिल जाते हैं, पर मानवता के आंगन में समर्पण प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य का मतलब होता है सामंजस्य, अद्भुत सामंजस्य स्वरूप आज पहले ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। मतलब उत्सर्ग यानी कि उनकी सेवा या उनका बलिदान, कि कोई किसी की पीड़ा से प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो लेखक की अतिथि थी वो तकलीफ में थी, तो उनको मदर टेरेसा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, तो वो उनकी अपनी हो गई, उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब अगले ही पल उनको कह दिया कि नहीं, कल तुम्हारी नहीं, कल उसकी करूंगी जो सबसे ज़्यादा कष्ट में है, तो एकदम से वे हट सी गई। तो ये जो स्वरूप है, ये जो उत्सर्ग है, ये पहली बार लेखक ने देखा था, इससे पहले कभी नहीं देखा था। क्योंकि लोग गुणों से तो किसी को अपना बना सकते हैं, धन से बना सकते हैं, रंग रूप से बना सकते हैं, लेकिन समर्पण भाव से और सेवा भाव से किसी को अपना बनाना बहुत मुश्किल होता है। और ये कार्य कौन कर रही थी? वही मदर टेरेसा कर रही थी। आगे देखिए बच्चों, अभी तो कैमरा साफ है। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। अब देखिए, दो मदर को हमने देख लिया है, क्रिस्ट हेल को देख लिया है, सिस्टर क्रिस्ट हेल जो युवा थी, और 45 वर्ष की अवस्था की जो प्रौढ़ अवस्था बोलते हैं वो थी मदर टेरेसा। अब यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा वृद्ध महिला थी और सेविका के रूप में थी वो थी मदर मार्गरेट। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी। जादू की पुड़िया इसलिए कहेंगे लेखक यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, लेकिन फिर भी सेवा परायण भाव से सेवा कर रही थी, काम कर रही थी। जीती जागती जादू की पुड़िया।
आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू तो सबने देखा है कि आदमियों को मक्खी बनाने, कोई एक साधु आता है, आदमियों को, मनुष्यों को मक्खी बनाकर और अपने थैले में डालकर चला जाता है। लेकिन मक्खियों को आदमी बनाना मतलब इतनी सेवा करना, इतनी सेवा भाव सा कि मक्खियां भी मनुष्य रूप धारण कर ले, ऐसा बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे, कौन सा होम? नर्सिंग होम। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। कद इतना नाटा, नाटा का मतलब क्या होता है? छोटा। कद इतना छोटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती थी। छोटी सी थी, बिल्कुल नाटे कद की सबसे वृद्ध महिला थी, लेकिन फुर्तीला अंदाज था उनका। जो शारीरिक चुस्त जुस्त थी वो कैसी थी? फुर्तीली थी। कदम में फुर्ती, व्यवहार में मस्ती, हंसी उनकी यूं की मोतियों की बोरी खुल गई हो, और हमेशा सदैव हंसती सी रहती थी। और काम यो की मशीन मात खाए, और काम इतनी फटाफट करती थी कि जैसे कोई मशीन भी उनसे कम काम, मतलब मशीन से भी ज़्यादा स्पीड से कर सके। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी नहीं है। मतलब कि पूरा जो समय था उनका जो जीवन का, वो 40 वर्ष तो उन्होंने भारत में दे दिए। इतनी बूढ़ी थी, और सोचिए कब वो आई होगी, कब उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी होगी और कब उन्होंने सोचा होगा। तो 40 वर्षों से वो भारत में सेवा दे रही थी, और इसका मतलब ये है कि अब उन्हें और कुछ जानने की इच्छा भी नहीं है। यहीं पर उनका अंतिम समय आने वाला है। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐश आराम में पला जीवन, कहने की बेचारे को आदत, सहने का उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। मदर मर जाऊंगा, उसने विहल होकर कहा। वातावरण चित्कार की विहलता से भर गया, पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं ली। अब देखिए, कोई ऑपरेशन के लिए आया, तो ऑपरेशन के लिए आता तो वैसे भी हर कोई व्यक्ति डर जाता है, हमारे जैसा ही डर जाता है, अच्छा। लेकिन मदर को तो आदत थी ये सारी चीजें देखकर, तो वो कहते हैं कि मदर मैं मर जाऊंगा, वो कहता रहा, ठीक है, लेकिन उसको सहने की शक्ति नहीं थी, वो सहन नहीं कर पा रहा था। पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है, कि तकलीफ क्या मनुष्य की क्षमता देखकर आता है, कि कौन कमजोर है कौन ताकतवर है, तब हम उसके अंदर बीमारी लाए। बीमारी किसी को भी हो सकती है, रोग किसी को भी हो सकता है। ना कोई पैसे वाला देखते हैं, ना कोई कमजोर देखते हैं, ना ताकतवर देखते हैं, ना कोई शारीरिक कमजोरी देखता है। तो कष्ट तो आना है, तो आना है, ठीक है। मदर मर जाऊंगा, उसने विहल यानी कि रोते हुए स्वर में कहा, जोर से। विहलता से पूरा जो चित्कार सा चिल्लाने की आवाज थी वातावरण में भर गई थी, पर बूढ़ी मदर की जो हंसी थी वो बिल्कुल भी कम मात्र नहीं हुई थी, क्योंकि वे तो हंसी में सारे काम करवा लेते थे, ठीक है। आगे देखिए, बोली, कुछ नहीं, आज है एवरथिंग, मतलब आज है एवरथिंग, सब कुछ ठीक है। कल समथिंग, कल कुछ होगा, बस तब नथिंग, और फिर कुछ नहीं। कि आज सब कुछ, आज तुम्हें सबसे ज़्यादा दर्द है, कल तुम्हारे पास थोड़ा होगा, और कुछ दिनों बाद में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और वह इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेप जाता। मतलब उसकी तकलीफ देखकर, बीमार की तकलीफ देखकर भी वो जोर से हंसी है, और हंसी बिखेर कर वो पूरे वातावरण में नर्सिंग होम को खुशहाल, मतलब प्रसन्नुमा वातावरण बना देती थी। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता की गर्न से उठ उभरती रोगिणी, जोर से चुटकियां बजाकर वे निकली। किलकी, जी उठती, यह है उनका जी उठी का मतलब कि खिलखिलाकर वो हंस जाना। उसके बाद रोगी और रोगिणी जो भी है वो खिलखिलाकर हंसते हैं, और जी उठी करके मतलब जो भी रोग होता है वो कम हो जाता है। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। अब देखिए, ये जो लेखक का अनुभव था वो अलग अनुभव था, कि यहाँ पर जो जितना बूढ़ा है वो उतना ही मुस्कान भरा है, उतना ही जोश वाला है, उतना ही फुर्तीला है, और इतना ही प्रफुल्लित उल्लासित उत्पन्न करने वाला है। जैसे क्रिस्ट हेल्थ थी वो उन्हें कम लगी थी थोड़ी, और मदर टेरेसा थी उनके अंदर और जोश था, और मदर मार्गरेट जो है उनसे बूढ़ी है वो उनके अंदर और ज़्यादा जोश लेखक को दिखाई दिया था। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा नीरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। अब देखिए लेखक यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, कि मदर मार्गरेट बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। अगर हम देखें हमारे जीवन में, तो जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके अंदर वैसे ही ना हंसने बोलने की क्षमता होती है, ना कुछ और होती है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं, कि जितनी बूढ़ी थी यहाँ पर उसका और अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी
मतलब नारी थी। यह किस दीपक की ज्योत है, यानी कि कैसा दीपक है, किस तरह की ज्योत है कि जो जागरूक जीवन की है। इसका मतलब यह है कि जो जितना बूढ़ा है उसके मन के अंदर जीवन की जागरूकता उतनी ही बढ़ती जाएगी, वो जीवन को उतने अच्छे से जीता जाएगा, जीवन के सारे पलों को वो जीता जाएगा। लक्ष्य जर्सी जीवन की लक्ष्य क्या था, केवल और केवल मानव सेवा करना, केवल और केवल सेवा परायणता के भाव से अपना जीवन यापन करना। तो जिसका जितना जीवन सेवा परायणता में गया है उसका उतना ही अनुभव है, वो उतना ही युवा हो जाता है आज की तारीख में। सेवा नीरत जीवन की, नीरत यानी कि समय हमेशा सेवा देने वाले जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। उनके अंदर विश्वास था कि हम इस उम्र तक, अंत तक हम सेवा प्रदान करेंगे और वो कर रही है। तो मदर मार्गरेट में जो अनुभव था वो मदर टेरेसा और क्रिस हेल्ड से ज़्यादा था, इसलिए उनके अंदर चुस्त तंदुरुस्ती ज़्यादा थी। भाषा के भेद रहे होंगे, भले भाषा अलग अलग है, होंगे तो होंगे और रहेंगे भी, आगे भी रहेंगे, लेकिन यह जो ज्योत है विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है, वो कौन सी है, सेवा भावना की ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत कही जाएगी। सिस्टर क्रिस हेल्ड का तबादला हो गया, तबादला यानी कि ट्रांसफर हो गया। अब धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेगी। ओहो, उस जंगली जीवन में यह कर्पूरी का, पर कर्पूरी का तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं और न कुछ सूझता है। तो लेखक कह रहे हैं कि जो क्रिस हेल्ड है उसका ट्रांसफर हो गया है, और ट्रांसफर होने के बाद वे जब वहाँ चली गई तो वहाँ ऐसा मतलब आदिवासी जीवन है, आदिवासी जीवन में वो जो कर्पूरी का है, वो सफ़ेद रंग की जो महिला है, वो कैसे एडजस्ट कर पाएगी। लेकिन उनको तो कुछ दिखता ही नहीं, उनको तो केवल और केवल सेवा परायणता दिखाई देती है। हम लोगों को मिलने आई हंसती खिलती बिखरती और फुदकती, यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं था। विषाद का मतलब होता है दुख, उसे कोई किसी प्रकार का दुख नहीं था। एक नई जगह देखने का भाव उसके रोम रोम में, पर मुझे उसका जाना कचोट रहा था। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। लेखक को दुख हो रहा था कि क्रिस हेल्ड यहाँ से जा रही है, लेकिन क्रिस हेल्ड को कहीं से भी मन के किसी भी कोने में दुख नहीं था कि वो यहाँ से जा रही है। उसे तो और भी नए नए लोगों से मिलने का जोश था। इधर इधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार फिर उसने उधर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे उसे किसी में नहीं उलझना है। और तब सिस्टर क्रिस हेल्ड का यह सच है कि सिस्टर मदर वर्ग का निस्संग, निर्लिप्त, निर्द्वंद और जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया। निस्संग, किसी का साथ नहीं है, निर्लिप्त, किसी में आसक्त नहीं है, निर्द्वंद, न किसी से द्वेष है। पूरा जो जीवन है मेरे मानस चक्षु यानी कि मन रूपी चक्षु में, मन रूपी आंखों में समा गया। और फिर मैंने आप कहा, अपने आप से कहा कि सिस्टर क्रिस हेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए हैं, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई हो। देखिए एंड में क्या लेखक ने बात बताई है कि हम तो भारतवासी है। गीता में कहा गया है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो, आप सेवा करो, आपका कर्म है सेवा करना, आपका दायित्व बनता है, लेकिन आप उसके बदले आपको क्या मिल रहा है यह आपको नहीं सोचना है। लेकिन फिर भी हमारे धर्म ग्रंथ में ये लिखा गया है और हमें आत्मसात करना है, लेकिन फिर भी हम ये कार्य नहीं कर पाए हैं। ये विदेशी लोग जो है, विदेशी महिलाएं हैं, ये कार्य कर पाई है कि भारतवासियों ने तो सिर्फ गीता को कंठ में रखा है, लेकिन आपने तो, पर तुमने तो उसे जीवन में कृतार्थ ले हुई हो, तुमने जीवन में धारण कर रखा है। क्रिस हेल्ड को कहा है, किसने कहा है, लेखक ने, कि आपने तो गीता के सार को अपने जीवन में उतारा है। गीता में कहा गया है कि कर्म करते रहो, तो आप कर्म कर रहे हो, आपको किसी भी फल की इच्छा नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से द्वंद्व नहीं है, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, कोई विषाद नहीं है। तो बच्चों देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का ये की जो कहानी के आधार पर एक संस्मरण टाइप का ये था, तो आज हमने इसको पढ़ लिया है अच्छे से, और मुझे लगता है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर दी एंड होगी। अगली क्लास में हम इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर लेकर फिर से हाजिर होंगे, तो नेक्स्ट वीक होगा ये। तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच।